हेलो 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 बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हमने सेल से डीएनए को निकालना सीख लिया था, यानी आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल हमारा हो गया था। जब हमने डीएनए को निकाला तो हमें उस डीएनए से अपना डिजायर्ड जीन चाहिए था। कैसे, इधर देखिए, ये हमने अपना डीएनए सेल से निकाल लिया था। ठीक, अब इस डीएनए के बहुत बड़े सेगमेंट में हमारा जो काम का जीन है, यानी वो जीन जो हमें चाहिए, उसको लेने के लिए हमें डीएनए को टुकड़ों में तोड़ना पड़ता है। यानी डीएनए पे हमको कैंची चलानी पड़ती है। तो बच्चों, मॉलिक्यूल के लेवल पे डीएनए को काटने वाली कैंची को मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं। इसी का एक और नाम है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक, आज का हमारा टॉपिक है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। सबसे पहले हम सीखेंगे कि ये मॉलिक्यूलर सीजर की डिस्कवरी कैसे हुई थी, यानी ये इसकी खोज साइंटिस्टों ने कैसे पाई। सबसे पहले देखिए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है उसकी खोज आपकी शुरू हुई सॉरी उसकी खोज हुई थी 1963 में। ठीक, ये मैंने यहाँ पर एक बैक्टीरिया बनाया हुआ है। आप सभी को पता है बैक्टीरिया प्रोकैरियोट होता है, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, जिसकी वजह से उसका जो डीएनए है वो उसके साइटोप्लाज्म में फ्रीली मूव करता है। अब इसका डीएनए, बैक्टीरियल डीएनए मैंने ये बनाया हुआ है। यहाँ पर मैं पर्टिकुलर बैक्टीरिया लेता हूँ जो कि है हमारा इकोलाई, शॉर्ट में पढ़ते हैं, फुल फॉर्म में एस्चेरिचिया कोलाई। अब देखिए कैसे डिस्कवरी में साइंटिस्टों ने इसमें क्या पाया। जब साइंटिस्ट ई कोलाई बैक्टीरिया के बारे में पढ़ रहे थे तो उन्होंने देखा कि इसमें जब वायरस का अटैक होता था, वायरस आप सभी को पता है, वायरस जब अटैक करता है किसी बॉडी पे, पर्टिकुलर अगर वो बैक्टीरिया की बॉडी पे अटैक करता है तो उस वायरस को हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं, है ना। अब ये वायरस जब अटैक करता है इस बैक्टीरिया के अंदर तो ये अपने डीएनए को इसके अंदर इजेक्ट करा देता है। देखिए ये डीएनए इसका यहाँ पर आ गया। अब क्या होता है कि ये जो डीएनए है इसका, ये डीएनए आगे जाके मल्टीप्लाई करता है और इसकी कॉपी क्रिएट करता है। यहाँ पर ये जो डीएनए है ये वायरस का डीएनए है। ठीक, ये मल्टीप्लाई करेगा, 1 से 2 होगा, 2 से 4 होगा। ठीक, इसी तरह ये बैक्टीरिया की बॉडी पे अपना कंट्रोल करता है और अपने आप को डिवाइड कराता है और कई सारे वायरस को फॉर्म कराता है। ठीक, ये नॉर्मली वायरस किसी बैक्टीरिया पे अटैक करता है तो ऐसे परफॉर्म करके अपनी डुप्लीकेट कॉपी बना के अपने आप को प्रोड्यूस कराता है। ठीक, अब साइंटिस्टों ने पाया कि जब ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर वायरस की एंट्री होती है तो इसमें एक एंजाइम बैक्टीरियल डीएनए से प्रोड्यूस होता है। ये एंजाइम वायरस के डीएनए को तोड़ देता है, यानी ये डीएनए टुकड़ों में टूट जाएगा। अब डीएनए टुकड़ों में टूट गया तो इस डीएनए का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, ये अपनी कॉपी नहीं बना पाएगा।
तो यानी इसके डुप्लीकेशन नहीं हो पाएगी। ठीक, अब जब इसके बारे में इस एंजाइम को इन्होंने देखा कि ये डीएनए को कट कर रहा है, इसीलिए इस एंजाइम को एक और नाम दे दिया गया, मॉलिक्यूलर सीजर। ठीक, इसी मॉलिक्यूलर सीजर को इधर देखिए, ये डीएनए के मल्टीप्लिकेशन को रोक रहा है, ये एंजाइम इसके डुप्लीकेशन को रोक रहा है, इसके ट्रांसक्रिप्शन को रोक रहा है, रेस्ट्रिक्ट करवा रहा है, इसीलिए इसका एक और नाम पड़ गया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक, अब जब ये एंजाइम के बारे में देखा साइंटिस्टों ने, तो एंजाइम जो है वो डीएनए के वायरस के कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स पे जाके कट करता था। उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मान लीजिए ये आपका डीएनए है वायरस का, इसमें ये सेगमेंट में जो बेस है वो मान लीजिए लिखा है GAATTC। यहां पर जब ये एंजाइम आता है इस वायरस के डीएनए के पास, तो इस पूरे डीएनए के सेगमेंट में वो इस बेस 6 बेस को ढूंढता है, यानी GAATTC एक साथ अगर वो देखेगा तो उस जगह से वो डीएनए को कट कर देगा, और कट करने के बाद ये डीएनए टुकड़ों में टूट जाएगा, जिसकी वजह से ये आगे परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो इस पर्टिकुलर सेगमेंट को बोलते हैं रिकॉग्निशन साइट। क्योंकि ये रिकॉग्नाइज करा रहा है एंजाइम को कि वो कहां आके कट करे। यहां तक क्लियर है? नोट करिए इतना तब तक, बनाया इतना। अब देखिए, ये बैक्टीरियल डीएनए एक और एंजाइम सिंथेसाइज कराता है। इसका क्या रोल है, इधर ध्यान दीजिए। जैसे इस वायरस के डीएनए में ये GAATTC बेस पेयर कर देख के ये एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आके कट करता है डीएनए को, हो सकता है कि बैक्टीरियल डीएनए में भी ये बेस पेयर, ये रिकॉग्निशन साइट मौजूद हो, जिसकी वजह से हो सकता है कि ये एंजाइम खुद के ही डीएनए को आके कट करने लगे। तो ये तो बहुत ही ज्यादा खराब चीज हो जाएगा। अगर ये खुद के डीएनए को ही कट कर लेगा तो ये आगे जाके कुछ परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए इसने एक एंजाइम प्रोड्यूस किया जो GAATTC के सेगमेंट के पास मिथाइल ग्रुप को जोड़ देता था। इससे ये होता था कि जो मिथाइल ग्रुप जोड़ने के बाद ये बेस पेयर, ये एंजाइम इसको ढूंढ नहीं पाता था और ये सेफ हो जाता था। यानी इस एंजाइम ने ऐड किया मिथाइल ग्रुप को। डीएनए में बैक्टीरियल की, ताकि इसका खुद का टूटना डीएनए का रुक जाए और केवल वायरस का डीएनए ही टूट पाए। क्लियर है? अब देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है, उसी को आप नोट कर लीजिए। अब नोट करना है आपको केवल, देखिए लिखा है 2 एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्ट्रिक्शन ऑफ द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज। पहला क्या करता है, ऐड मिथाइल ग्रुप टू द बैक्टीरियल डीएनए, मेन जीनोमिक डीएनए, सेंट्रल डीएनए, और दूसरा क्या करता है, कट द डीएनए। जो काटता है
वही तो हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, मॉलिक्यूलर सीजर है। ठीक, पर्टिकुलरली अगर देखा जाए जो काटता है उसका पूरा नाम यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक, नोट कर लीजिए। अब हम देखेंगे क्लीविंग एंजाइम को डिटेल में। These enzymes are used for breaking of nucleic acid. ये एंजाइम जो क्लीविंग है ये न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। These are called nuclease. आप सभी को पता है कि अगर कोई भी टर्म वर्ड के आगे एज लगा है तो इसका मतलब क्या है, वो एंजाइम है। न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने वाला एंजाइम, न्यूक्लिक के आगे एज लगा दो, न्यूक्लियस। न्यूक्लिक एसिड आपके कौन कौन से होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक होता है डीएनए, एक होता है आरएनए। यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, डीएनए की। ठीक, अब न्यूक्लियस को दो टाइप में तोड़ दिया गया है। वो एंजाइम जो डीएनए को तोड़ता है, एक एंजाइम कहलाता है एक्सोन्यूक्लियस। टर्म देखिए लिखा है एक्सो। अब एक्सो का वर्ड का मतलब हम नहीं बताएंगे, बताइए आप। हाँ, एक्सो का मतलब होता है बाहर। बाहर से काटने वाला न्यूक्लिक एसिड को क्या कहलाएगा, एक्सोन्यूक्लियस। देखिए लिखा है रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड ऑफ डीएनए। कैसे तोड़ेगा, इधर देखिए, ये मैंने डीएनए बनाया हुआ है। ठीक, ये क्या करता है एक्सोन्यूक्लियस, ये डीएनए में जाएगा और जो किनारे का हिस्सा होगा उसे काट देगा, तो कुछ इस तरह दिखाई देने लगेगा। इधर से भी किनारे का हिस्सा काट सकता है तो कुछ इस तरह दिखाई देने लगेगा। देखिए ये टुकड़ों में तोड़ दिया है, ये बाहर का काटता है डीएनए। क्लियर है, एक्सोन्यूक्लियस। अगला हमारा न्यूक्लियस का टाइप है एंडोन्यूक्लियस। इंडो का वर्ड बताइए आप सब, अंदर, इनसाइड। वो न्यूक्लियस, वो एंजाइम जो डीएनए को अंदर से काटेगा वो एंडोन्यूक्लियस कहलाएगा। देखिए लिखा है कट एट स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द डीएनए। कैसे काटेगा, इधर देखिए, ये आपका डीएनए है, यहां पर आपका एंडोन्यूक्लियस आया और इसको कट कर दिया। तो आपका डीएनए कुछ इस प्रकार दिखने लगेगा। देखिए ये बीच का हिस्सा कट के अलग हो गया है और ये किनारे वाले अलग हो गए। देखिए टुकड़ों में तोड़ दिया डीएनए को। ये कौन सा था, एंडोन्यूक्लियस। पूरा बना लीजिए, नोट कर लिया चारों पॉइंट को। सबसे पहला पॉइंट देखिए, ये बोलता है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ता है डीएनए की दोनों स्ट्रैंडों को। क्या मतलब है, इससे एक सवाल पूछा गया है, तो इधर ध्यान से देखिए। ये डीएनए है आपका डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, इसी को मैं केमिकल फॉर्मूले में लिख के दिखाता हूँ। सभी को आपको पता है डीएनए जो है उसका बैकबोन शुगर और फॉस्फेट का बना होता है। ये शुगर बना दी,
ये फॉस्फेट बना दी। शुगर फॉस्फेट से शुगर से अटैच आपका प्योरीन या पिरिमिडीन होता है, यानी कोई नाइट्रोजनस बेस होगा। मान लीजिए यहाँ पर मैंने एडेनिन को लगा दिया है, ठीक। इसी तरह इसके नीचे शुगर फॉस्फेट, यहाँ पर गवानीन ले लीजिए, यहाँ फिर से एडेनिन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, नाइट्रोजन बेस तो कुछ भी ले सकते हैं। अब देखिए, ये मैंने डीएनए का एक स्ट्रैंड बना के इधर दिखाया है। इसमें से आप सभी को पता है कि फॉस्फेट और शुगर, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड होता है उसे बोलते हैं फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। अब ये शुगर और इस फॉस्फेट से बॉन्ड जो जुड़ता है इसे बोलते हैं हम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। आप सभी को पता है, क्योंकि यहाँ पर 2 ईस्टर बनते हैं। ये आपका हो गया फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक। शुगर और नाइट्रोजनस बेस से जो बॉन्ड अटैच होता है उसे हम बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये सभी आपको पता है, एक बार रिवाइज करा दे रहे हैं, ठीक। इसी तरह जैसे ऊपर का सेगमेंट नीचे से जुड़ा है फॉस्फोडाइस्टर से, वैसे ही यहाँ पर सब जुड़े रहते हैं। इसी तरह ये चेन चलती चली जाती है और लंबा डीएनए का स्ट्रैंड तैयार हो जाता है। ठीक इसी प्रकार जो दूसरा डीएनए होता है, दूसरा डीएनए का स्ट्रैंड, उसमें भी आपका शुगर होगा, फॉस्फेट होगा। अब तो आप समझ रहे हैं ना, सेम टू सेम इसी की कॉपी यहाँ बना दे रहे हैं। एडेनिन के सामने नाइट्रोजन बेस होगा, वो क्या होगा? सोच के बताइए। गावानीन के सामने नाइट्रोजन बेस होगा, वो क्या होगा? सोच के बताइए। एडेनिन के सामने नाइट्रोजन बेस क्या होगा? सोच के बताइए, उससे पेयर क्या करेगा? सोचा? हाँ, एडेनिन से थाइमिन जुड़ेगा, गावानीन से साइटोसिन जुड़ेगा, एडेनिन से यहाँ फिर से थाइमिन जुड़ेगा। आप सभी को पता है एडेनिन थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। ये एक वीक बॉन्ड होता है जो आसानी से टूट जाता है। गावानीन और साइटोसिन के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, जो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, यहाँ पर 2, और इसी तरह पूरी चलती चली जाती है, जिससे ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, इस हाइड्रोजन बॉन्ड को, जो वीक बॉन्ड है, ये हमारे आसानी से टूट जाते हैं। ठीक, अब ये आसानी से टूट गए, लेकिन जो ईच स्ट्रैंड, इस स्ट्रैंड के बीच पे जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, ये मजबूत बॉन्ड होता है। यही पूरे डीएनए के स्ट्रैंड को एक जोड़ के रखता है। तो इसको तोड़ने के लिए आपका एंजाइम आता है। कौन सा एंजाइम? न्यूक्लियस। इधर देखिए, ये न्यूक्लियस आपके फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ता है। ठीक, आपके फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ेगा तो ये ऊपर वाला देखिए, ये हिस्सा, और ये नीचे वाला हिस्सा देखिए अलग हो गया है, दिख रहा है? इसी तरह यहाँ पर भी इस डीएनए स्ट्रैंड में भी जो होंगे वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड लगे होंगे। यहाँ वाले को भी ये न्यूक्लियस आपका आके तोड़ेगा, तभी तो आपका पूरा ये सेगमेंट टूट जाएगा। देखिए, ये टूट गया, ये टूट गया,
अब आपका इधर वाला हिस्सा अलग है, इधर वाला हिस्सा अलग है, और आपने इसके बीच में कैंची चला दी जो कि आपकी न्यूक्लियस है, पर्टिकुलरली रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस है। शॉर्ट में हम इसे आरई कहते हैं। अब जब भी टर्म होगा तो आरई बोलेंगे। ये पूरा आपका तोड़ने का मैकेनिज्म था। अब यहाँ पर जो आपका न्यूक्लियस आता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ने के लिए, तो यहाँ पर ये पानी की मदद से तोड़ता है। जल ही जीवन है, ठीक। तो पानी यहाँ पर आएगा और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ने में मदद करेगा। कौन सी मैकेनिज्म? हाइड्रोलिसिस थी। देखिए ऊपर लिखा है यही, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। टर्म देखिएगा, इंडो कट्स द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड या शुगर फॉस्फेट बैकबोन ऑफ बोथ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। देखिए इसका भी तोड़ रहा है और इसका भी तोड़ रहा है। पहली लाइन क्लियर है। दूसरी लाइन देखिए, इट कट्स द डीएनए बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलिसिस, यानी पानी की मदद से। इससे भी एक सवाल पूछा गया है। ये दोनों और ये डायग्राम नोट कर लीजिए। रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस जो होते हैं ये हमारे डीएनए को कट करते हैं, लेकिन ऐसे ही कहीं भी डीएनए को नहीं कट करते। ये डीएनए को कुछ देखते हैं, उसके बाद अगर वो चीज़ उसके पास है तब उसको कट करते हैं। यानी ये रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस जगह को ढूंढते हैं जिस जगह को हम बोलने लगे हैं रिकॉग्निशन साइट। यानी वो ये जगह है जहाँ पर रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस आके डीएनए को कट करेगा। रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस की रिकॉग्निशन साइट हर इंडोन्यूक्लियस का अलग अलग होता है, ठीक। जैसे हर ताले की चाबी होती है, जिस ताले में वही चाबी लगेगी, दूसरा ताला होगा तो दूसरी चाबी लगेगी, ठीक इसी प्रकार हर रिकॉग्निशन साइट का अपना रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस होता है। अब रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस का रिकॉग्निशन साइट होने की दो कंडीशन है। पहला, उसमें कंटिन्यूअस 6 बेस पेयर हों, और दूसरा वो बेस पेयर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में हो। ये तो समझ में आ गया कि 6 बेस पेयर होने चाहिए, यानी नाइट्रोजनस बेस 1 2 3 4 5 6 हों। ये दूसरा शब्द पैलिंड्रोमिक, इसका क्या मतलब है? देखिए इधर देखिए, पैलिंड्रोम जो है ये एक वर्ड होता है। इसका मतलब होता है, इसका अर्थ ये है कि अगर आप कोई शब्द बोलते हैं तो उसका प्रोनंसिएशन अगर आप शुरू से बोलें या आप आखिरी से बोलें तो सेम निकल के आएगा। क्या मतलब है? इधर एग्जाम्पल देखिए। देखिए मैं लिख रहा हूँ शब्द MALAYALAM। चलिए पहले मैं इधर से पढ़ के आपको दिखाता हूँ। क्या पढ़ने में आ रहा है? मलयालम। मलयालम फॉरवर्ड था, अब बैकवर्ड यानी पीछे से पढ़ के मैं आपको दिखाता हूँ। मलयालम। इधर से पढ़ने पे भी मलयालम और इधर से भी पढ़ने पे मलयालम, यानी चाहे आप जहाँ से पढ़ें प्रोनंसिएशन वर्ड क्या निकल के आएगा? मलयालम। जैसे कि आला, इधर से पढ़ेंगे तब भी आला, इधर से पढ़ेंगे तब भी आला, ठीक। ये शब्द को पैलिंड्रोम वर्ड्स कहते हैं। अब इन्हीं पैलिंड्रोम को पैलिंड्रोम डीएनए में कैसे तब्दील करते हैं? देखिए, पैलिंड्रोम डीएनए वो सीक्वेंस है बेस पेयर का जिसे दोनों स्ट्रैंड में ओरिएंटेशन सेम रखने में, सेम पढ़ने में आए। नहीं समझ में आया? इधर देखिए, ये मैंने डीएनए का एक स्टैंड बनाया हुआ है। बेस पेयर लिख दे रहा हूँ GAATTC। 5 प्राइम से शुरू हुआ है तो 3 प्राइम पे एंड कर दे रहे हैं। इसी तरह दूसरा जो स्ट्रैंड होगा ये 5 प्राइम से 3 प्राइम में एंड होगा। यहाँ पर C से
सी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या आ जाएगा, जी, टी का ए, इसी तरह। ठीक, ये वो दो स्ट्रैंड हैं जिसे मैं यहाँ पर बना के दिखा रहा हूँ। ठीक, एक 5 प्राइम से शुरू होता है और दूसरा 3 प्राइम से। अब देखिए, ये शब्द आपका पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस कैसे तैयार होगा। अगर हम ओरिएंटेशन 5 प्राइम से स्टार्ट करें और 3 प्राइम पे ख़त्म करें, तो 5 प्राइम से मैंने स्टार्ट किया इस डीएनए पे, क्या पढ़ के आ रहा है, GAATTC, गटाक, है ना। और यहीं पर मैंने ओरिएंटेशन सेम रख के यहाँ पर 5 प्राइम से 3 प्राइम पढ़ा, तो क्या पढ़ने में रहा, GAATTC, गटाक। यानी चाहे आप यहाँ से पढ़िए ऊपर वाले स्टैंड से, चाहे नीचे वाले स्टैंड से पढ़िए, आपका न्यूक्लियोटाइड बेस सीक्वेंस सेम आ रहा है। क्लियर हो रहा है। यहाँ पर आपको दो चीज़ ध्यान देना है कि जैसे ही आपको यहाँ पर पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस मिलता है, तो वो पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोसाइंस अगर डीएनए में मौजूद है और आपने उसका रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस डाला, तो उस जगह पे वो रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस डीएनए को कट कर देगा। जैसे कि ये न्यूक्लियोटाइड पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जो है वो आपका इकोलाई का है। ठीक, इसको बोलते हैं इको आर फर्स्ट, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस का नाम है। तो अगर इस डीएनए में आप इको आर फर्स्ट डालेंगे और ये डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस आपको यहाँ मिलेगा, तो इस जगह से डीएनए को ये कट कर देगा। ठीक, इसी तरह अलग अलग बैक्टीरियाज के अलग अलग रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस होते हैं। एनसीईआरटी में दिया है कि हमने 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ढूंढ लिए हैं 230 स्ट्रेन बैक्टीरिया से। ये स्ट्रेन है, ये 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। ठीक, इसका मतलब अगर मैं एक बैक्टीरिया, 2 बैक्टीरिया, 3 बैक्टीरिया लूँ, इसी तरह बैक्टीरियाज कई सारे हैं, हर बैक्टीरिया का एक स्ट्रेन होगा, तो ये 230 बैक्टीरिया के पास 230 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आना चाहिए। ध्यान दीजिए, बहुत ज़रूरी बात बता रहे हैं। 230 बैक्टीरिया के पास 230 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कितने दिए गए हैं, 900। इसका मतलब ये बैक्टीरिया में एक से ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होने की पॉसिबिलिटी है। एक भी हो सकते हैं और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक, ये याद रखिएगा, नोट कर लीजिए पूरा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट हो रहा है कि रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस कैसे डीएनए को काटता है, उसकी मैकेनिज्म क्या होती है। तो इधर देखिए, इस पे ध्यान दीजिएगा। ये डीएनए है आपका डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। ठीक, 5 प्राइम, 3 प्राइम, 3 प्राइम, 5 प्राइम। इस डीएनए को जो काफ़ी लंबा होता है, इसको मैंने इस तरह रिप्रेजेंट किया हुआ है आपको समझाने के लिए। ठीक, अब ये डीएनए का इतना लंबा स्ट्रैंड है, ये यहाँ पर आप जो बीच में लाइन देख रहे हैं, ये नाइट्रोजनस बेस अपोजिट डीएनए स्ट्रैंड के हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच है। ठीक, ये डीएनए स्ट्रैंड काफ़ी दूर से चला आ रहा है, देखिए देखिए जा रहा है, और ये बहुत लंबा होता है, ये इसके आगे भी होगा डीएनए स्ट्रैंड। ठीक, अभी हम छोटा सा सेगमेंट आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए, ये जी नाइट्रोजनस बेस है AATTC, और ये नीचे भी नाइट्रोजनस बेस है। ये सब एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू दोनों स्ट्रैंड अटैच होंगे। क्लियर है। अब मुझे आप इस पूरे डीएनए स्ट्रैंड में
इतने हिस्से में बताइए कि रिकॉग्निशन साइट क्या आपको दिखाई दे रही है, और अगर है तो कितनी है, देख के बताइए। देखा, रिकॉग्निशन साइट ढूंढने की आपकी दो कंडीशन है। पहला 6 बेस पेयर हो, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 बेस पेयर हो, और उसके बाद ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में हो, यानी इस जगह से पढ़ने से आपका सेम डीएनए का GAATCC कटाक आए, और इधर से पढ़ने से 5 प्राइम से 3 प्राइम पढ़ने में आपका सेम है GAATTC घटाक, यानी ये एक रिकॉग्निशन साइट है। शॉर्ट में मैं RS लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये बताइए रिकॉग्निशन साइट है कि नहीं। हाँ, 2 2 4 5 6, ये भी 6 पैलिंड्रोम, इधर से पढ़ने में और इधर से पढ़ने में, यानी ये भी क्या है, आपकी रिकॉग्निशन साइट है। ये भी आपकी रिकॉग्निशन साइट है। यहाँ पर आपकी 3 रिकॉग्निशन साइट हमें मिली हुई है। अब मैंने यहाँ पर, मुझे इस डीएनए को काटना है। मैंने इस डीएनए को काटने के लिए एंजाइम डाला, जो कि है रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज। पर्टिकुलरली मैंने डाला इको आर फर्स्ट, ठीक। ये क्या है आपका रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, शॉर्ट में मैं इसको RE लिख रहा हूं, ठीक है। आप सभी को पता है एस्चेरिचिया कोलाई आर फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का रिकॉग्निशन साइट होता है GAATTC, याद है कि नहीं। यानी ये सेगमेंट आपको डीएनए में कहीं पर भी दिखता है तो उस जगह पे आपका इको आर फर्स्ट जाके डीएनए को काट देगा। अब कैसे काटेगा, इधर देखिए, ये आपका इको आर फर्स्ट डीएनए के सेगमेंट में आके अटैच हो गया, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। अब ये डीएनए के अंदर चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, और जहाँ ये GAATTC वाला सेगमेंट देखेगा तो ये पहचान जाएगा कि ये इसकी रिकॉग्निशन साइट है और इसको काटने के लिए आएगा। इसी तरह ये आगे बढ़ेगा। तो मुझे बताइए, ये भी रिकॉग्निशन साइट है क्या? ये इको आर फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस इसको कट करेगा? नहीं कट करेगा, क्योंकि हर रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस का अपना पर्टिकुलर रिकॉग्निशन साइट होता है। ये इसको छोड़ के आगे बढ़ जाएगा, जहाँ यहाँ पर आएगा इसको फिर मिल जाएगा GAATTC, यानी यहाँ पर ये फिर से काट देगा डीएनए को। अब देखिए, जैसे ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अब स्टेप चल रहा है, सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आया, आगे आया, ये G और A के बीच में आके काटता है। यहाँ पर भी G और A के बीच में आके काटेगा, यानी यहाँ से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को G और A के बीच के डीएनए के फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ देगा। इसको तोड़ने के बाद ये कुछ इस तरह हिस्से में टूट जाएगा। ये हिस्सा अलग हो जाएगा और ये इधर वाला हिस्सा अलग हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक, इसको मैं नीचे अलग करके दिखा रहा हूं बना के। देखिए, आराम से समझिए बिल्कुल। ये G इससे लगा रहेगा और C देखिए, C T T A A, इतना हिस्सा अलग हो जाएगा और अलग हिस्सा A A T T C और नीचे G।
ये हिस्सा अलग हो गया। ध्यान से देखिएगा। अब ये डीएनए का जो रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस है, इको आर फर्स्ट, ये डीएनए के पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस से बीच से नहीं कट करता है। देखिए एकदम बीच से नहीं कटा है, किनारे आके काटा है, इस पोजीशन में किनारे। क्लियर हो रहा है? तो यानी बीच से थोड़ा पहले। देखिए यहाँ पर काटा हुआ है, यहाँ पर काटा हुआ है। अब क्या होता है, ये थाइमिन नीचे वाले जो नाइट्रोजनस बेस हैं, ये आपके हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए, यहाँ पर बॉन्ड बनाने के लिए ये तैयार रहते हैं और यहाँ पर ये बॉन्ड बनाने के लिए तैयार रहते हैं। तो ये क्या होते हैं, एक तरह से इनको बोला जाता है स्टिकी एंड। यानी ये चिपचिपे हैं, चपकने को तैयार हैं, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ होने को तैयार है, नाइट्रोजन बेस फ्री है। ठीक, इसी तरह आगे गया। मुझे बताइए ये कटा था? नहीं कटा, तो इसको एज इट इज लिख दीजिए। यहाँ पर भी कट करेगा, जी और ए के बीच, जी और ए के बीच। यहाँ पर भी एक स्टिकी एंड तैयार हो गया। अब देखिए ये डीएनए जो पूरा एक बड़ा स्टैंड था, अब ये 3 टुकड़ों में टूट गया है। पहला टुकड़ा ये है, दूसरा टुकड़ा ये है और तीसरा टुकड़ा ये है। यहाँ से डीएनए पीछे भी खूब बड़ा है और आगे भी खूब बड़ा है। देखिए इतना हिस्सा डीएनए का अलग हो गया, अलग हो गया। तो इसने डीएनए के बीच में जाके डीएनए को तोड़ा। यही तो हमारा इंडोन्यूक्लियस करता था। डायग्राम बना लीजिए। रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस में मैं बार बार टर्म इस्तेमाल करता था इको आर फर्स्ट। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर भी रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस के एंजाइम्स की नेमिंग के लिए एक पर्टिकुलर नोमेनक्लेचर है, यानी कन्वेंशन फॉर नेमिंग द एंजाइम। क्या रूल है देखिए। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। इधर देखिए, मैं बार बार टर्म इस्तेमाल कर रहा था इको आर फर्स्ट, है कि नहीं। ये रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस है, इसका रिकॉग्निशन साइट क्या था, GAATTC। अब देखिए सबसे पहला रूल कहता है कि आपको अगर एंजाइम का नाम रखना है तो पहला लेटर जो होगा वो उसके जीनस से आना चाहिए। यानी इको आर फर्स्ट का जो पहला लेटर है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इसका जीनस रिप्रेजेंट करता है। ठीक, अब दूसरा लेटर, दूसरा क्या रूल है कि जो उसका दूसरा 2 लेटर हैं वो उसका स्पीशीज शो करता है। यानी C और O इसका स्पीशीज शो करता है, स्पीशीज का शुरू का लेटर है। अब तीसरा रूल क्या कहता है कि जो स्ट्रेन है वो उसके R जो है वो उसके स्ट्रेन के पहले अक्षर से लिया जाएगा। यानी यहाँ पर R स्ट्रेन शो करता है।
चौथा रूल कहता है कि जो रोमन नंबर है वो उनके ऑर्डर के आइसोलेशन के बैक्टीरिया के होगा। यानी सबसे पहले इस्चेरिचिया कोलाई में इसी स्ट्रेन को, इसी एंजाइम को निकाला गया था, यानी ये आइसोलेशन है, फर्स्ट आइसोलेट। ठीक, देखिए अब एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा है। इको आर फर्स्ट का फुल फॉर्म होता है एस्चेरिचिया कोलाई RY13 फर्स्ट। एस्चेरिचिया आपका जीनस है, उसका फर्स्ट लेटर उठाया था ई। कोलाई आपका स्पीशीज है, उसके 2 लेटर उठाए थे CO। RY13 आपका स्ट्रेन है, इसका फर्स्ट लेटर हमने उठाया था R। और फर्स्ट हमारा आइसोलेशन का पहला बैक्टीरिया का निकाला हुआ एंजाइम है, यानी इस बैक्टीरिया से निकाला हुआ पहला आइसोलेट किया हुआ एंजाइम ये है इको आर फर्स्ट। ठीक इसी प्रकार नीचे देखिए एग्जांपल लिखा है हिंद सेकेंड, इसका फुल फॉर्म होता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। तो यहाँ पर हीमोफिलस आपका जीनस रिप्रेजेंट है, तो इसका शुरू का लेटर लेंगे H, स्पीशीज के 2 लेटर लेंगे, इन्फ्लुएंजा का तो आ गया IN, D जो है वो आपका स्ट्रेन को शो करता है। ठीक, और सेकंड आपका शो करता है कि कौन से नंबर पे आइसोलेट हुआ है। मैं बार बार टर्म आइसोलेट कर रहा हूँ, इसको डिस्कवर से कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, यानी डिस्कवर अलग चीज़ है, आइसोलेट अलग चीज़ है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, इधर देखिए, इससे एक सवाल पूछा गया है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। अब देखिए ये फर्स्ट आइसोलेट है, फर्स्ट आइसोलेट एंजाइम। यहाँ से एक सवाल आएगा, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट आइसोलेट एंजाइम पूछा जाए तो हिंद फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस के डिस्कवर हुआ वो हिंद सेकेंड है। फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस डिस्कवर यानी खोजा गया, सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस जो खोजा गया था वो आपका हिंद सेकेंड है। टर्म देखिए खोजना और यहाँ पर आइसोलेट, ये 2 अलग अलग टर्म है। पहला डिस्कवर फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जिसको ढूंढा गया था वो हिंद सेकेंड है, और हीमोफ्लोज में पहला एंजाइम जिसे आइसोलेट किया गया था वो फर्स्ट है। उसके बाद दूसरा जो एंजाइम आइसोलेट किया गया था वो सेकेंड है। ठीक है, नोट कर लीजिए, इसको याद करिएगा, याद रखिएगा। बाय बाय।